अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर एमडी कैट के हवाले से एंड इट इज़ द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो है हम किस चीज़ को डील कर रहे होते हैं, उन बॉडीज़ को जो कि सर्कुलर पाथ कवर कर रही होती हैं। सर्कुलर मोशन एक्चुअली वो बिल्कुल अलाइन नहीं था, दैट्स वाई। अब क्या है कि अगर हम बात करें कि बॉडी मूव कर रही है और वो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में या थोड़ा सा कर्व होके इस तरह से यूँ जा रही है, तो हम उसको लीनियरली ले रहे होते हैं। हर चीज़ के यहाँ पे लीनियर जो है डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर वेलोसिटी है। लेकिन अगर वही चीज़ जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दे, राउंड शेप कवर कर ले, उसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाए, तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं कि अब उसने क्या किए, एक सर्कुलर पाथ कवर कर लिए। अब सर्कुलर पाथ कवर किया है, इट मीन्स कि बॉडी जब मूव कर रही है हर पॉइंट पे, तो अब जो पहले वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी वो क्या हो चुका है, अब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन चुका है, क्योंकि वो क्या कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, राउंड शेप में मूव कर रही है, तो उस चीज़ को हम एंगुलर से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से अगर जब बॉडी मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। एंड इसी तरह से चूँकि एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है और इनके दरमियान रिलेशन क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं, इसी तरह हम एंगुलर को भी डिस्कस करेंगे कि लीनियरली क्या होता है कि बॉडी जो है वो कवर कर रही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने उस चीज़ को क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रही थी यहाँ पे, ये बिल्कुल लीनियर था, इसलिए यहाँ पे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन अगर हम एक ऐसे केस की बात करें कि जिस तरह हम एक आम एक्सपेरिमेंट घरों में भी करते हैं, क्या करते हैं कि किसी बॉल वगैरह को थ्रेड से टाई अप कर दिया, ठीक है, और उसको घुमाना शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो एक यूँ सर्कुलर पाथ जो है वो पूरा कवर करना शुरू कर देगा। तो लेट सपोज ये है हमारे पास ए पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम इसमें एक्सिस को देख लें कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब जब बॉडी को मूव करवाना शुरू किया, लेट सपोज वो यहाँ पे थी और मूव करते करते थोड़ा आगे चली गई और इसको हमने कह दिया P1 पॉइंट। इसी तरह ये थोड़ा और आगे मूव करके यहाँ पे, सो इसको हम क्या कह देते हैं, ये है P2 पॉइंट। सो अब क्या कर रही है, ये जो यहाँ पे इस एक्सिस के अलोंग अगर हम देख रहे हैं कि बॉडी रोटेट यहाँ से करना स्टार्ट हुई है, तो इस एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक जाने तक इसने क्या किया है, इतना फासला जो है वो कवर किया है, यानी इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जिसको यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली थीटा है। ये थीटा क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस से लेके, यानी इस रेफरेंस लाइन से लेके बॉडी जो है वो अब यहाँ तक मूव कर चुकी है आफ्टर टाइम टी। अब लेट सपोज हम बात करते हैं कि हमने ये बॉडी और आगे मूव की आफ्टर डेल्टा टी, यानी ये अब जो पूरा पाथ अगर हम देखें, ये हम कह रहे हैं डेल्टा टी है, लेकिन पूरा अगर पाथ देखें तो ये क्या बन चुका है, टी प्लस डेल्टा टी। जो इसने टाइम लिया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, लेट सपोज हम इसको बी पॉइंट कह लें, बी पॉइंट से P2 पॉइंट तक जाने के लिए वो है टी प्लस डेल टी, और अब जो यहाँ एंगल बनेगा वो होगा डेल्टा थीटा। सो अगर यहाँ पे ये डेल्टा थीटा आ रहा है, लेकिन अगर हमने पूरा कवर करवाना है तो ये क्या बन जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। सो आफ्टर टाइम टी प्लस डेल टी, बॉडी जो है वो बी पॉइंट से P2 पॉइंट पे चली जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगी, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। सो बेसिकली ये जो थीटा है वो हमें बता रहा है कि बॉडी ने कितना कितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। अब ये जो थीटा है बेसिकली ये डिग्रीज वगैरह में ही कैलकुलेट होता है। अब इसके अगर यूनिट्स की बात करें
तो इसके यूनिट्स में हमारे पास डिग्री भी है कि हम इसको डिग्री में भी कैलकुलेट करते हैं, रेवोल्यूशन में भी कैलकुलेट करते हैं और रेडियन में भी कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि ये थीटा पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, तो अगर ये जो बॉडी है वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, यानी इस सिम्त में मूव कर रही है। क्लॉकवाइज कब होगी? लेट्स सपोज जब हम घड़ी की सिम्त में चलेंगे, यानी 12, 1, 2, 3, 4 घड़ी के सिम्त में अगर चलेंगे तो उस चीज़ को क्लॉकवाइज कहते हैं। उसके ऑपोजिट मूव कर रही है बॉडी तो उसको एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है। सो थीटा विल बी पॉजिटिव इन पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, clockwise direction, and it will be negative for जो है clockwise direction, clockwise direction। सो हमारी जो MCQs हैं इस टॉपिक से वो यहाँ से बनते हैं कि पहली बात है कि जब हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट किससे करें, क्योंकि जब हम लीनियरली कर रहे होते हैं तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एस और थीटा बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एंगुलर को फिर किससे करते हैं। तो ये जो थीटा है बेसिकली वो हमें बता रहा होता है कि इस टाइम बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आ जाता है कि थीटा की यूनिट्स क्या हैं, ठीक है। तो हमारे पास थीटा को इन तीनों में मेजर किया जा सकता है। सो हमारे ऑप्शन अगर डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन और ऑल ऑफ दिस गिवन हो तो ऑल ऑफ दिस राइट होगा, क्योंकि हम तीनों में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट MCQ जो है हमारा ये हो जाता है कि थीटा जो है वो किस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और किस में नेगेटिव होगा। सो पॉजिटिव जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड नेगेटिव जो है हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मौजूद है। अब अगर बात करें कि हम डिग्री और रेवोल्यूशन या रेडियन को किस तरह बता सकते हैं, और जिस तरह हमारे पास बाकी सबके फॉर्मूला हैं, तो थीटा को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होगा। अब अगर हम देखें कि बेसिकली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए, एक तो ये रेडियस ले रहे हैं हम, ये हमारे पास रेडियस आ गया सर्कल का। उस रेडियस के रेफरेंस से हम देख रहे हैं कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। बेसिकली तो हम यही देख रहे हैं ना कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया। अब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है उसको हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा है, लेकिन बेसिकली इसने किया क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही कवर किया। अब अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को इस रेडियस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल जो है वो थीटा आ जाएगा। सो थीटा इक्वल्स टू S ओवर R, और S जो है बेसिकली ये हमारे पास आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ एंड रेडियस। आर्क लेंथ क्या होती है कि ये जो हमारे पास कर्व पाथ इतना शोर है, ये चीज़ अगर हम पूरे को कंसीडर करें तो ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है ये हमारे पास है सर्कमफेरेंस, और इस पे जब रेडियस जो है 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो ये जो लेंथ आ जाएगी हमारे पास ये होगी आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या बता रहा है कि इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो बॉडी कवर कर चुकी है। सो अगर आर्क लेंथ को रेडियस पे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास एंगल थीटा जो है वो आ जाएगा। अब इसको S ओवर R तो लिख लिया, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि अगर S निकालने यानी आर्क लेंथ निकाल दी है तो R थीटा लिख लें। अगर हमें बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए यानी लेट्स सपोज अगर हम इतने से पॉइंट के लिए और एट बहुत स्मॉल टाइम के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं थीटा, यानी इंस्टेंटेनियस हम लोग डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या होगा कि यहाँ पे लिमिट्स भी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस पे जाने से पहले की अगर हम थोड़ी बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज, यानी डेल्टा हम लोग यहाँ पे शो करवा देंगे। सो ये डेल्टा क्या बता रहे हैं कि स्मॉल चेंज। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे उसमें ये लिमिट का आ जाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि अभी इस फॉर्मूला में हम टाइम को नहीं कंसीडर कर रहे,
इसलिए यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट से इंस्टेंटेनियस जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते। लेकिन क्या है कि हम लोग यहाँ पे स्मॉल चेंज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ डेल लगा के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट चीज़ देखें कि हम कह दें कि ये आर्क लेंथ जो है वो पूरी एक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एक रेवोल्यूशन बॉडी ने कवर कर लिया। अब अगर बॉडी ने पूरा एक रेवोल्यूशन कवर किया है, इट मीन्स ये पूरी बाउंड्री हम कंसीडर करेंगे। सो ये पूरी बाउंड्री किसके इक्वल होती है? ये है 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो अगर यहाँ पे हम पुट कर दें आर्क लेंथ की जगह 2 पाई आर एंड रेडियस जो है वो आर आ जाएगा। सो आर जो है वो आर से कैंसिल होकर ये हमें 2 पाई दे देगा। अब 2 पाई क्या है? 2 पाई बेसिकली एक पूरी रेवोल्यूशन को बता रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास बॉडी है उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो परफॉर्म कर ली। अब अगर हम लोग देखें कि रेवोल्यूशन को रेडियन में या रेडियन को डिग्रीज में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि 1 रेवोल्यूशन जो है इस टाइम वो 2 पाई रेडियन के इक्वल आई है। यहाँ पे ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो है रेडियन में। अब 1 रेवोल्यूशन का क्या मतलब है कि 1 रेवोल्यूशन को अगर डिग्रीज में लेके जाएं तो ये क्या बन जाता है? 360 डिग्रीज। 1 रेवोल्यूशन पूरी यही बताती है ना कि हमारे पास जो एंगल है वो क्या है? 360 डिग्री का। सो रेवोल्यूशन को अगर डिग्री में लेके जाएं, एक रेवोल्यूशन जो पूरी कंप्लीट हुई है वो इक्वल है 360 डिग्री के। और अगर हम रेडियन निकालना चाह रहे हैं कि रेडियन कितना है हमारे पास, तो ये इस तरह से आ जाएगा कि रेडियन को सेपरेट कर लें, इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 57.3 रेडियन। सो ये हमारे पास यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं कि एक रेवोल्यूशन जो है वो कितनी रेडियन के इक्वल है। सो इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, पहला एमसीक्यूज। और ये बहुत दफ़ा पूछ लिया जाता है कि एक रेवोल्यूशन कितने रेडियंस के इक्वल है। सो इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सेकंड है कि एक रेवोल्यूशन जो है 1 रेवोल्यूशन कितनी डिग्रीज के इक्वल है, ठीक है, तो वो है हमारे पास 360 डिग्री। और ये भी पूछा जा सकता है कि एक रेडियन किसके इक्वल होता है, तो दोनों ऑप्शंस में आ सकता है कि 360 बाय 2 पाई या 57.3 जो है इसको हम लिखते हैं इस तरह, ये भी डिग्री में आएगा कि एक रेडियन इतने डिग्री के इक्वल है। सो हमारे पास ये डिफरेंट जो है यूनिट्स हैं जिनको चेंज किया जा सकता है को दूसरे में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। अभी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, अब क्या है एंगुलर वेलोसिटी। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वर्ड आ गया, इट मीन्स कि अब बॉडी के जब बॉडी ने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, तो अब उसमें क्या आ सकता है? चेंज आ सकता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अगर हम वैसे लीनियर वेलोसिटी की बात करें d यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाती है? सिंपल वेलोसिटी आ जाती है। तो यहाँ पे भी चूंकि हम डेल की बात कर रहे हैं कि डेल थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मौजूद है, उसका कोई ना कोई चेंज उसमें आ रहा है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि अब वो क्या आ चुकी है? एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए भी क्या होता है, जिस तरह अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया यूनिट्स को, रेडियन खाली या रेवोल्यूशन, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? चूँकि टाइम आ रहा है तो रेवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, तो हम वहाँ से इसके यूनिट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी देखें तो हम उसे इस तरह ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरह का जो W बनता है, इसको एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये किसके इक्वल है? जिस तरह पहले केस में हमने देखा था डेल D ओवर डेल T, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? यानी डेल थीटा ओवर डेल T। और डेल थीटा किस तरह आएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर T2 माइनस T1।
सो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की क्या होगी। अब एंगुलर वेलोसिटी को अगर हमने देख लिया है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो थीटा है वो पहले किस में था, रेडियन में था या रेवोल्यूशन में था। अब चूंकि इस टाइम आ गया तो इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे, रेडियन पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर सेकेंड सो ये हमने बात कर ली वेलोसिटी की, जो कि एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी की मदद से क्या होगा कि ये जो बॉडी है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर पाएगी, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो गेन कर रही है वेलोसिटी, अब उसका नाम क्या हो चुका है, एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी का जो है फॉर्मूला यहाँ से पता चला कि डेल थीटा ओवर डेल टी, और हमारे पास इसके यूनिट्स आ गए हैं कि ये रेडियन पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर सेकंड के इक्वल होता है। सो इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास कौन सा फैक्टर बच जाता है, वो है एंगुलर एक्सीलरेशन। चूँकि हम बात कर रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी आने का क्या मतलब है कि अगर ये कुछ पॉइंट्स पे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। सो एंगुलर एक्सीलरेशन की अगर बात करें, एक्सीलरेशन एंड एंगुलर जो एक्सीलरेशन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। इस तरह अल्फा बनाते हैं, ठीक है। और ये अल्फा अब क्या होगा, किसके इक्वल होगा, डेल ओमेगा ओवर डेल टी के। और डेल ओमेगा किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओवर T2 माइनस T1। और ये तमाम चीज़ें क्या हैं, जिस तरह हमारे पास लीनियर जो थी एक्सीलरेशन था और वेलोसिटी थी और डिस्प्लेसमेंट था, तो वो तमाम वेक्टर क्वांटिटीज़ थी। इसी तरह जो एंगुलर में भी आ रही हैं वो तमाम जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ ही हैं। सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन भी हम लिख रहे हैं वो एंगुलर एक्सेलरेशन वो स्केलर नहीं है, बल्कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। सो अब अगर बात करें कि हमारे पास इनके यूनिट्स क्या होंगे, तो जिस तरह हमने पिछले के यानी एंगुलर वेलोसिटी के फाइंड आउट किए थे कि रेडियन पर सेकंड बन रहा था, तो इसमें क्या बन जाएगा कि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास पहले से ही इसका सेकंड प्रेजेंट था और यहाँ पे अगेन सेकंड आ रहा है, तो पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। सो यहाँ से हम लोग बहुत इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इनके यूनिट्स भी। अब बेसिक पर्पस जो है इन तमाम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का क्या है कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो किस तरह से कर रही है, उसके अंदर चेंजेस जो आ रही हैं वो किस तरह से आ रही हैं, और हम इनके दरमियान ये भी देखना चाहते हैं कि अगर हम लीनियरली एक्सेलरेशन की बात करें, यानी लीनियर एक्सेलरेशन की और एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो उनमें क्या रिलेशन बन रहा है। इसी तरह हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि उन दोनों में किस तरह से रिलेशन जो है वो डेवलप होता है। सो अब हम इनका रिलेशन डिस्कस करते हैं कि जो है लीनियर का एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ और एक्सेलरेशन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन बन रहा है, एंड लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या आपस में रिलेशन बन रहा है। सो ये हमारी हेडिंग आ जाती है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो हमने ये बात तो डिस्कस कर ली पहले ही कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, वो है हमारे पास ओमेगा। और अगर हम जो है हमारा लीनियर की बात करें तो वो सिंपली v से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट है इक्वल्स टू s ओवर r के।
ठीक है। इसमें ये जो s है ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। सो अगर हमें ये आए कि जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, तो हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि s इक्वल्स टू r थीटा। ये जो है हमारा ये लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। सो MCQs इससे भी बन सकता है और समटाइम ये कंफ्यूज भी कर देता है कि ऐसा तो हमने बाय हेडिंग पढ़ा ही कुछ नहीं था, तो ये हेडिंग अगर नहीं भी है लेकिन यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये जो S है वो डिस्प्लेसमेंट है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और जो थीटा है वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो ये रिलेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट्स के दरमियान है। अब अगर वेलोसिटीज़ की बात करें तो वेलोसिटीज़ में अगर सिंपली इसी रिलेशन को लेके चलें और हम इनको कह दें कि चूंकि हम लोगों ने अब क्या वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करनी है, और वेलोसिटीज़ में क्या होता है लिटिल बिट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है। सो अगर यहाँ पे डेल लगा दें, यानी अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अब वो चेंज खुद से तो हो नहीं रहा, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर हम कहें कि कोई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम और चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी हम दोनों साइड्स पे डेल्टा टी को डिवाइड कर दें, तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, और ये अभी हमने पढ़ा कि ये है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। सो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा कि इसको हम सिंपली v लिख सकते हैं इक्वल्स टू r, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा। सो यहाँ से हमारे पास किस चीज़ का रिलेशन आ गया है, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज का रिलेशन आ गया है। सो ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, ये हमारे पास वेलोसिटीज का रिलेशन है। अब इसको अगर हम यूज़ करें तो हम इससे आगे एक्सेलरेशन का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा कि एक्सेलरेशन हमें क्या कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पे अगर हम चेंज ले लें इनका, या हम इसको एक नेक्स्ट बना के ही लिखते हैं r ओमेगा। सो हमने चेंज ले लिया वेलोसिटीज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम। सो यहाँ से डेल v ओवर डेल t क्या बन जाएगा, सिंपल एक्सेलरेशन, यानी a इक्वल्स टू r एज इट इज, और ये चीज़ जो है वो हमारे पास आ रही है ये अल्फा के इक्वल, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल। सो ये तीन रिलेशन जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये बहुत दफ़ा MCQs में भी पूछे जाते हैं कि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है। सो सिंपली क्या है कि सिर्फ r के ये साथ जो है वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं कि अगर आपने लीनियर वाले को लेके चलेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो वो इक्वल किसके होगा, एंगुलर जो भी चीज़ है और उसके रेडियस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हमारे पास रेडियस है और ये हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर हम देखें को रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरी एक प्रोडक्ट बन गई, और ये प्रोडक्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। सो ये एक प्रोडक्ट बन रही है रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी की, जो कि लीनियर वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन में होगा कि रेडियस और एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। सो यहाँ से हमारे 3 MCQs जो है वो बहुत आते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक।